हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आपको लेकर आए हैं एक नया वीडियो और इस वीडियो में आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जिंक धातु का निष्कर्षण। बच्चों हमने अभी तक जो है दो धातुओं को निष्कर्षित करने की विधियां को पढ़ लिया है, जान लिया है, एल्युमिनियम, कॉपर। और आज हम बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं जिंक सल्फाइड। यानी ये बच्चों जिंक सल्फाइड जो है आपको पता होना चाहिए, इसको जिंक ब्लेंडी के नाम से भी जानते हैं हम। जिंक ब्लेंडी जो है बच्चों जिंक धातु का प्रमुख अयस्क है। क्या है? प्रमुख अयस्क है। इससे जो हमें आसानी से और कम खर्च में जो है जिंक सल्फाइड से हमें जिंक धातु मिल जाती है। जिंक धातु को बच्चों जस्ताई बोलते हैं, ठीक है, यसर भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए, लोहे के ऊपर जस्ते की जब परत चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को बच्चों गैल्वेनीकरण या यशदीकरण कहते हैं। और वो चीज बच्चों ये जिंक है, ठीक। ये जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंडी ये किसका अयस्क है? जिंक धातु का अयस्क है, ठीक। जिंक सल्फाइड जो सूत्र है उसका बच्चों ये Zn होता है। आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों जिंक सल्फाइड का निष्कर्षण जो है हम दो विधियों से कर सकते हैं। किस विधियों से कर सकते हैं? दो विधियों से कर सकते हैं। इनमें से एक हमारे पास तापीय अपचयन विधि, इसको बच्चों कार्बन अपचयन विधि भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन के द्वारा ज्यादातर इसमें अपचयन किया जाता है, ठीक। और दूसरी विधि हमारे पास बच्चों विद्युतीय अपघटन विधि। या तो हम इसको अयस्क को लाए बच्चों डायरेक्ट विद्युत अपघटन करवा दें, तो आप जो है इस प्रकार से हम भी इनको पढ़ेंगे डिटेल से, तो इस प्रकार से हम शुद्ध जिंक प्राप्त कर सकते हैं। या फिर बच्चों हमारे पास तापीय अपचयन विधि है। इनमें से आपको यहाँ पे ये स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। इनमें से जो तापीय अपचयन विधि इसमें निम्नलिखित पदों के अंतर्गत जो है धातु को प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहला पद होता है सांद्रण, दूसरा हम लेंगे भर्जन, इसके बाद फिर बच्चों जो अपचयन की क्रिया हुई और लास्ट में उसका क्या कर लेते हैं? शोधन कर लेते हैं, ठीक। तो हम आपको बच्चों पहले बता चुके हैं कि सांद्रण में क्या होता है। जब भी आपका सल्फाइड अयस्क हो, देखिए यहाँ पर सल्फाइड अयस्क है, जब भी सल्फाइड अयस्क होगा तो उसमें किस विधि का उपयोग करेंगे? झाव उत्प्लावन विधि का उपयोग करेंगे। और उसको सांद्रण किस विधि से करेंगे? झाव उत्प्लावन विधि या फैन उत्प्लावन विधि या फैन फ्लोटेशन विधि से जो है इसका जो सांद्रण करते हैं, ठीक। ये चीज आप पहले भी जान चुके हैं, है ना। इसमें एक पात्र रहता है, पात्र में तेल डालते हैं, उसमें जो अयस्क है वो डाल देते हैं और उसके बाद एक तीव्र धारा वायु की प्रवाहित की जाती है, जिससे उसके बुलबुले जो फैन बनता है, फैन के साथ में अयस्क ऊपर जाता है, पशु नीचे बैठ जाते हैं भीग कर, और इस प्रकार से उस झाग को अलग करके उसको जो है सही कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास अयस्क प्राप्त हो जाता है, तो वो सांद्रित हो जाता है, उसमें अयस्क की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद जो आता है हमारे पास भर्जन। जैसे हमारे पास जो सांद्रण अयस्क का कर लिया तो उसे हम बोलने लगते हैं सांद्रित अयस्क। अब स्टूडेंट सांद्रित अयस्क का हम क्या करते हैं? भर्जन। और भर्जन में भी आपको बच्चों को पता होना चाहिए कि भर्जन में क्या होता है आपका वायु की उपस्थिति में। भर्जन में क्या होता है? वायु की उपस्थिति में जो है आपको अयस्क को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और इतना गर्म करते हैं उसके अयस्क के कम गलनांक से पहले, ठीक। मतलब गलनांक जो है इतना होना चाहिए जो हम गर्म कर रहे हैं कि अयस्क उससे पिघल ना जाए, ठीक। इतना अयस्क के गलनांक से कम गलनांक पर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, भर्जन करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए बच्चों इस ZnS की जगह पर आपका अयस्क ZnCO3 होता है, जिनको हम जिंकाइट इसका फॉर्मूला। तो अगर इसको करते बच्चों निस्तापन, इसका क्या करते हैं? इसका हम करते हैं निस्तापन। क्यों करते? क्योंकि बच्चों इसमें ये कार्बोनेट अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क हो या कार्बोनेट अयस्क हो, तो फिर हम क्या करते हैं? उसका निस्तापन करते हैं। लेकिन यदि आपका कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क है तो क्या करेंगे? आपका ये करेंगे अपन भर्जन, ठीक। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। तो स्टूडेंट जैसे हम भर्जन करवाते हैं, और भर्जन की प्रक्रिया होती है जो परावर्तनीय भट्टी में। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको यहाँ इसका चित्र ही बताया था, आपको याद रखना है। चित्र हालांकि आते नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कैसी होती है भट्टी। तो भर्जन की क्रिया इसमें जब करवाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है वो देखिए, जिंक सल्फाइड का जब भर्जन करवाएंगे, मतलब वायु की उपस्थिति में होता है ये, ठीक। क्या होता है? वायु की उपस्थिति में जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड का जब वायु की उपस्थिति में वो करवाएंगे हम इसको भर्जन, तो क्या होगा? ये जिंक जो है किस में बदल जाएगा? जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, और जो सल्फर है वो सल्फर ऑक्साइड बदल जाएगी। इसी के साथ में इसी प्रक्रिया में जो कभी कभी क्या होता है, जिंक सल्फाइड जो है, जिंक सल्फाइड ना बन के कुछ क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट भी बन जाता है इसी प्रक्रिया में, ठीक। जिंक सल्फेट भी बन जाता है। अब बैलेंस का मत सोचना कि बैलेंस हो जाती है, लेकिन हमें मेन चीज समझना कि बनता क्या है। तो जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके ZnSO4 भी बना सकता है, साथ में ZnSO2 से क्रिया करके ZnO भी बना लेता है। लेकिन बच्चों ये ताप और वगैरह जो है नियंत्रण करके इसको भी किस में तोड़ देते हैं? ये जिंक ऑक्साइड जो है तोड़ देते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे पास लास्ट में क्या बनता है? ZnO बनता है। हमने आपको जो पहले भी बता चुके हैं कि
जो भी अयस्क होता है कोशिश करते हैं कि उसको ऑक्साइड में बदला जाए, क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन बच्चों आसानी से हो जाता है, क्योंकि कार्बन मिलाकर भी उसका अपचयन कर सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और आसानी से गैस बन के निकल जाएगा, इसलिए उसका क्या बदलते हैं, पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। देखिए ZNH से ऑक्सीजन भाजन करवा तो ZNO बन गया, ZNH से अगर जिंक सल्फेट बना तो ताप वगैरह करके नियंत्रण करके इसको हम क्या करते हैं ZNO में फिर बदल देते हैं। अब इस ZNO में बच्चों आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये हमारे पास इसमें जिंक है इसके साथ में, ठीक। तो इसमें से हमें ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब अपचयन करेंगे। तो ये चीज जो यहाँ पर अपचयन होती है, और अपचयन बच्चों इन 3 विधियों में से कोई एक विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अपचयन के लिए आपके पास बेल्जियन विधि है, सैलिसियन विधि है और ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि है। इनमें से बच्चों आपके पास जो ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये प्रश्न बन सकता है ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि से किस धातु का निष्कर्षण करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए जिंक। अयस्क पूछ ले किस अयस्क को निष्कर्षित करते हैं, तो आपका हो जाएगा जिंक सल्फाइड, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये विधि बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि निम्न में से अपचयन, जिंक का अपचयन या जिंक ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, कौन सी विधि से किया जाता है, 3 विधियां दे देंगे, उसकी ये और लिख देंगे उपरोक्त सभी। तो तीनों में से आपको पता है कि तीनों विधियों से क्या कर दिया जाता है, अपचयन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हर विकल्प के रूप में आपको ये विधियां हर प्रकार से याद होना चाहिए कि बेल्जियन विधि कौन सी धातु का निष्कर्षण, कौन सी धातु का अपचयन किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए यहाँ से। तो ये चीज उम्मीद है आपको बच्चों यहाँ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेल्जियन विधि में, कि बेल्जियन विधि में क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये बेल्जियन विधि जो है इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये जो अभी हमने देखा कि भर्जन से हमें क्या मिला, ZNO मिला, जिंक ऑक्साइड मिला। तो जिंक ऑक्साइड जो मिलता है बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, कोक यानी कार्बन को मिलाते हैं, ठीक है। कार्बन को मिलाकर उसमें एक जो बेलनाकार इस प्रकार समझ लीजिए, ZNO में पास जो मिला उसमें कार्बन मिलाया तो आपका क्या बन जाता है, ये हमारे पास Zn और साथ में CO गैस। अब बच्चों जिंक जो हमें पास मिला है इसमें अशुद्धियां तो होती हैं, यहाँ पर भी हम क्या करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं बेल्जियन विधि में। तो अपचयन होने का मतलब है कि ऑक्सीजन का निकल जाना किसी धातु में, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, Zn बचा, तो ये अपने पास जिंक प्राप्त हो गई। ऑक्सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड है ये गैस बच्चों। अब होता क्या, जो उपकरण होता है, उपकरण भी आपको हम बता देंगे। तो उपकरण जो होता है बच्चों, इस उपकरण में जब तक CO गैस निकलती है तब तक वो जो है लौ है वो कैसे जलती है, नीली जलती है, नीले लौ के साथ वो जो है जलती है। लेकिन जैसे CO पूरी निकल जाती है बच्चों, तो फिर जो ज्वाला का रंग है, बाष्प, जिंक बाष्पों के निकलने के कारण ज्वाला का जो रंग है वो हरा हो जाता है। और जब हमें हरी लौ दिखती है तो उस समय हम क्या करते हैं, जो लोहे का पात्र है संग्रह में लगा दिया जाता है, ठीक। और द्रवित जिंक जो है, द्रवित जिंक मतलब है पिघली हुई जिंक धातु, संघनित्र में और गैस के साथ आने वाले जिंक के कारण प्रोलॉन्ग में एकत्रित हो जाते हैं बच्चों। इसमें जो उपकरण होता है उसमें प्रोलॉन्ग होते हैं, साथ में संघनित्र जुड़ा होता है। संघनित्र बच्चों ठंडा करने का काम करता है, जो बाष्प बन रहे उसको क्या करता है, ठंडा कर लेता है और इकट्ठा करता जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये विधि है आपकी, जो कि बेल्जियन विधि है। इसके बाद बच्चों आते हैं सैलिसियन विधि को। इसमें ज्यादा बच्चों इन पर से ज्यादा विकल्प नहीं बनते, किस नाम आपको याद रखना और क्या होता है वो याद रखना, किस धातु का करते हैं वो करना है, ठीक। मेन चीज आपकी ये अच्छे से। तो सैलिसियन विधि में भी थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि इस विधि में भी क्या करते हैं, बोतलाकार रिटार्ड होते हैं। इसमें भी थे बच्चों रिटार्ड, अभी हम बताएंगे आपको, चित्र बता देंगे, इसको आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इसमें भी क्या करते हैं, बोतलाकार रिटार्ड होते हैं। और बोतलाकार रिटार्ड इसमें रहते हैं आपके बेल्जियन विधि में बोतलाकार रिटार्ड रहते हैं। इसमें सैलिसियन विधि में बोतलाकार रिटार्ड के स्थान पर डी आकार के, किस आकार के, डी आकार के। इसमें बोतलाकार थे बेल्जियन विधि में, बी से बेल्जियन, बी से बोतलाकार, ऐसे याद रख लेना। सैलिसियन विधि में बच्चों डी आकार के आपके क्या रहते हैं, रिटार्ड काम में आते हैं। और इन रिटार्डों में जिंक ऑक्साइड जो ZNO बना था बच्चों, ये ZNO, क्योंकि भजन के बाद हम क्या कर रहे हैं, सैलिसियन विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो ZNO बना था वो सैलिसियन विधि में डाल रहे हैं। आप देखो तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड तथा कोक, उसमें भी कोक भर रहे हैं और एक बंद भट्टी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे बेल्जियन विधि के समान ही क्या हो जाता है, इसमें अपचयन की क्रिया होती है और जिंक की बाष्पों को संघनित्र में एकत्र कर लिया जाता है। जो बाष्प होते हैं उनको संघनित्र में कर लेते हैं एकत्र, और इस प्रकार से हमारे पास जो है जिंक धातु प्राप्त हो जाती है पिघली अवस्था में। अब इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट कौन सी विधि, जो हमारी इसको बच्चों आपको याद रखना, ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि बोलते हैं, खड़े रिटार्ड की विधि बोलते हैं। हम बच्चों को याद करने की वजह से बच्चों इसको बोलते थे गणित जी वाली विधि। गणित जी वाली क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें सूंड जैसे इस प्रकार से कुछ उपकरण बना रहता है आपका, ठीक। इस प्रकार से गणित जी की सूंड सी रहती है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से इनके जो व्यवस्थित तरीके रहते हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहता है। इस वजह से हम इसको गणित जी वाली विधि यहाँ पर बोलते हैं।
तो आपको बच्चों इस प्रकार से याद रखना, कुछ इस प्रकार से उपकरण होता है, बड़ी चीजें सुन, ठीक। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि। ऊर्ध्वाधर में खड़ा हुआ रिटार्ड रहता है इसमें, इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि कहते हैं। तो इसमें बच्चों क्या होता है, यह निरंतर चलने वाली विधि है, इसलिए आजकल बहुत ज्यादा इसका उपयोग जो है होता है। ये आपको याद रखना कि सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि का इसमें उपयोग होता है। इस विधि में जो लगभग 25 फीट ऊंचे खड़े रिटार्ड होते हैं। ये कितने फीट होते हैं, 25 फीट ऊंचे खड़े रिटार्ड होते हैं, है ना। जो क्या करते हैं, जो रिटार्ड होते हैं वो 1300 डिग्री सेल्सियस तक का ताप सहन कर सकते हैं, 1300 डिग्री, ठीक है। तो भजन क्रिया से जो प्राप्त अयस्क होता है, और उसमें क्या करते हैं, कोक को मिला देते हैं और छोटे छोटे गोले बना लेते हैं, है ना, गोले बना लेते हैं लड्डू बराबर। और उसमें जो है लड्डू बनाने के बाद गोलों को खड़ी रिटार्ड में भर देते हैं, और रिटार्ड के चारों ओर खोल होती है, जैकेट होती है, जहां से हम क्या करते हैं, गैसों को प्रवाहित करते हैं। और जब 1300 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है बच्चों, तो जिंक ऑक्साइड जो है, जो यहाँ से अपन को भजन से मिला था, वो किस में बदल जाता है, जिंक में बदल जाता है, जिंक की वाष्प में बनने लगती है। जो अभी बनने समीकरण देखा था, ZnO+CO निकला था, इस प्रकार जिंक की वाष्प उसमें बनने लगती है, ठीक है। और वाष्प को संघनत्र में से गुजार कर ठंडा कर लेते हैं, जो अभी हमने बताया संघनत्र ठंडा करने का काम करता है, ठीक। इस क्रिया में जो CO गैस होती है वो जैकेट के चारों तरफ ईंधन के रूप में जलाते हैं, और भजन क्रिया से प्राप्त जो अयस्क को रिटार्ड में डालते रहते हैं, और राख आदि स्वयं जो है वो नीचे से यहाँ से निकलते रहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो आपको रिटार्ड विधि का भी चित्र यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएगा कि कैसा होता है, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों जो है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि में होता है। अब इन तीनों विधियों से जो चीज हमें प्राप्त होती है उसमें कुछ मात्रा में आपको पता है कि जहां पे जिंक जो मिल रहा था उसमें कुछ अभी भी अशुद्धियां रहती हैं। जो जिंक हमें मिल रहा था साथ में CO गैस निकल रही थी, इसमें जिंक जो है अभी भी कुछ अशुद्धियां रहती हैं, पूरा शुद्ध नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इन विधियों में, इन जो विधियों में हमें जो प्राप्त हुआ है वो 97% धातु शुद्ध प्राप्त होती है। किससे, इन विधियों से 97%। अब उसमें कुछ अशुद्धियां अभी भी रह जाती है, जैसे कि लेड की, कैडमियम की, आयरन की, आर्सेनिक की, कार्बन की अशुद्धियां रहती है, क्योंकि कार्बन का उपयोग कुछ और अशुद्धियां भी रहती हैं। तो इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, स्पेल्टर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अशुद्धियां मिली होती है उन्हें अशुद्धियों को कहते हैं हम स्पेल्टर कहते हैं। विकल्प बन सकता है कि स्पेल्टर बनता कौन सी धातु के निष्कर्षण में, तो जिंक धातु के स्पेल्टर कहलाती हैं। अब स्पेल्टर से यानी अशुद्ध धातुओं से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, तीन विधियां हमने यहाँ पे लिखी हैं, द्रवीकरण, आसवन और विद्युत अपघटन शोधन। तो जो विद्युत अपघटन शोधन यहाँ पर अकेला डायरेक्ट करवाया था, यहाँ पर इतनी प्रक्रिया के बाद विद्युत अपघटन करवा रहा है। विद्युत अपघटन में बच्चों जब बहुत ज्यादा शुद्ध अयस्क हमें चाहिए पड़ता है तब हम विद्युत अपघटन शोधन का उपयोग करते हैं। तो इसमें द्रवीकरण है बच्चों पहले। तो द्रवीकरण में बच्चों सीधा सा अशुद्ध जस्ते को क्या करते हैं, परावर्तनीय भट्टी में ढलानदार तल पर गर्म करते हैं, मतलब एक ढलानदार तल रहता है, इस पर इसको गर्म करते हैं परावर्तनीय भट्टी में, जिससे पिघल कर क्या हो जाता है, इस प्रकार से गर्म करते हैं, जिससे जस्ता जो धातु रहती है वो पिघल कर नीचे बह जाती है, और असंगत अपद्रव्य जो रहते हैं वो भट्टी के तल पर ही वहीं पर रह जाते हैं, जो नहीं पिघलते, जो अपिघलने वाले रहते हैं वो नीचे वहीं रह जाते हैं, और जो पिघली हुई धातु है वो नीचे बह कर आ जाते हैं। तो ये होता है द्रवीकरण, मतलब द्रव में बदल दिया जाता है। आसवन बच्चों, आसवन में क्या होता है, दूसरी विधि हमारी आसवन, तो इसमें लोहा है, लेड है, जस्ता है, कैडमियम के जो क्वथनांक बच्चों वो क्रम से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोहे का जो क्वथनांक है वो 2800 डिग्री सेल्सियस, लेड है उसका 1750 डिग्री सेल्सियस, और कैडमियम जो होता है वो 907 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से बच्चों इनके जो क्वथनांक हैं, अशुद्ध जस्ता स्पेल्टर कहते हैं, इनका जो आसवन है 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। 900 से 1000 पर क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों हमारे पास हमें पता है 2800 1750 पर तो लोहा लेड है, हमें जस्ता और कैडमियम के देखना, तो जस्ता और कैडमियम जो है बच्चों वो 907 जस्ता का क्वथनांक और कैडमियम का 767, तो हमें क्या करना है 1900 से लेकर 1000 तक जो हम गर्म करते हैं, जिससे हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाए। अगर हम ज्यादा गर्म करेंगे तो फिर जो कैडमियम वगैरह हैं जिनका जो क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है 1750, लोहे का 2800, फिर वो भी पिघलने लगेंगे। तो हमें तो कम करना है, जैसे लोहे वगैरह वो पिघला ही ना, हमारे पास जो पिघली हुई दो धातु हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक। तो जब इतने पर गर्म करते हैं तो बच्चों हमें पता है कि जो जस्ता और कैडमियम वो क्या हो जाएंगे, बाष्पित हो जाएंगे, क्योंकि 900 से 1000 के बीच में हम गर्म कर रहे हैं, तो 900 से 1000 के बीच में इनका क्वथनांक है, किसका, जस्ते का और कैडमियम का, तो ये भी दोनों पिघलने लगते हैं। लोहा और सीसा रिटार्ड में शेष रह जाते हैं, क्योंकि वो नहीं पिघलते, इतना कम टेम्परेचर रहता है, जबकि इनका क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। तो जस्ता और कैडमियम की मिश्रित वाष्प में जो है हम क्या करते हैं, फिर 840 डिग्री सेल्सियस पर एक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं, जहां जस्ता क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, और कैडमियम की मिश्रित वाष्प को 840 पर जैसे गर्म करते हैं तो वहां जस्ता द्रवित हो जाता है, और कैडमियम की वाष्प बाहर निकल जाती है। आसवन की क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, इस प्रकार शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं। और लास्ट में विद्युत अपघटन विधि, इसमें वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। अशुद्ध धातु का एनोड लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पर एनोड लिख सकते हैं, यहाँ पर कैथोड लिख सकते हैं, और अशुद्ध धातु का यहाँ पे होगी अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु में भी कौन सी, जिसका हम निष्कर्षण कर रहे हैं, अशुद्ध धातु की जिंक
यहाँ पे छड़ लगाएंगे मोटी वाली, और एक शुद्ध धातु की कैथोड बनाएंगे उसी धातु की, दोनों को जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से अशुद्ध धातु में से शुद्ध धातु पिघल कर हम पहुंच जाएगी, इसके ऊपर जमा होती जाएगी, और जो अशुद्धि होंगी नीचे यहाँ पे कीचड़ के रूप में नीचे रह जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों विद्युत अपघटन शोधन जो हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बच्चों याद रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसके बाद बच्चों हमारे ये हो गया आपका विद्युत तापीय अपचयन या कार्बन अपचयन विधि, क्योंकि कार्बन के द्वारा अपचयन करवाते हैं। अब हमारा आता है दूसरी विधि विद्युत अपघटनी अपचयन, ठीक है, विद्युत अपघटनी विधि। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो भरजत अयस्क है जैसी भर्जन की प्रक्रिया करवाई है, अब ये अपचयन हो रहा है डायरेक्ट यहाँ से बच्चों, जैसी भरजत अयस्क लिया हमने, फिर क्या होता है भरजत अयस्क में हम क्या मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के मिलाने से ये इस प्रकार से विक्रिया होती है, क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड में भर्जन से प्राप्त हुआ था, उसमें हमने H2SO4 मिला दिया तो ZnH4H2O मिल जाएगा। अब ZnH4 में क्या मिला देते हैं, चूने का पानी, इसको चूने का पानी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको जैसे मिलाते बच्चों ये जो आयरन है, एल्युमिनियम है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ये क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है, सब अलग हो जाती है। ठीक, और इसके बाद हम उसमें क्या मिला देते हैं, जी अलग हुई। अब जो विलेन हमारे पास बचा जो भी पदार्थ है उसमें मिला देते हैं जिंक चूर्ण, और जिंक चूर्ण जैसे मिलाते हैं तो कॉपर और कैडमियम भी अलग हो जाते हैं। और जब कॉपर कैडमियम अलग हो जाए फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई अभी विद्युत अपघटन करवाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और इस प्रकार से शुद्ध जिंक हमारे पास 99.95 जो है शुद्धता वाला जिंक हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है हमारे पास जिंक धातु का निष्कर्षण जिंक सल्फाइड से पूरा हो जाता है। उम्मीद है आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। इसका जो ग्राफ है आप बच्चों कोशिश किया करें पूरे पेज पर बनाएं, क्योंकि यहाँ पर तो बोर्ड पर बनता नहीं, इसलिए हम इतने में करवाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में तो आपको पूरे पेज पर बनाना है। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर, और चैनल को जो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए